हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ऑफ एनसीईआरटी। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के राजनीतिक विज्ञान के पहले चैप्टर सत्ता की साझेदारी। इस चैप्टर के अंदर मैं आपको कुछ इस कॉम्प्लेक्स चैप्टर को मैं आपको आपके सामने बिल्कुल सिंपल करके आपको समझाऊंगा। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर का परिचय। इस परिचय के अंदर बताऊंगा कि यह चैप्टर हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्यों है। दूसरा, हम बेल्जियम एवं श्रीलंका में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तुलनात्मक अध्ययन। उसके बाद हम देखेंगे कि श्रीलंका में जो बहुसंख्यावाद, श्रीलंका कहाँ पर है, बहुसंख्यावाद क्या होता है, ये हम इस चैप्टर में तीसरे पार्ट में देखेंगे। फोर्थ, बेल्जियम का हम एक आदर्श उदाहरण, जो आदर्श लोकतंत्र का उदाहरण हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। फिर सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों है, क्या इंपॉर्टेंस है पावर शेयरिंग की, इस बारे में हम करेंगे बात। अब अगले पार्ट में हम बात करेंगे सत्ता की साझेदारी के रूप। उसके पास कुछ स्पेशल थिंग्स है जो मैंने आपके लिए कंसीडर की है, वो है एग्जाम्स व्यू, इंपॉर्टेंट क्यूज एंड स्ट्रेटेजी यानी कि मास्टर प्लान। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो आइए देखते हैं परिचय। परिचय में मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया में दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं होती हैं। दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं या इनके मॉडल हैं। शासन व्यवस्था पहली है जो हम सभी जानते हैं, लोकतंत्र। लोकतंत्र जिसको इंग्लिश में डेमोक्रेसी भी कहते हैं। दूसरा पार्ट हमारे सामने है तानाशाही, जिसको इंग्लिश में डिक्टेटरशिप कहते हैं। तो आज हम इसके तहत हमारा मेन टॉपिक है लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। इसके तहत हम दो प्रकार के मॉडलों पर बात करेंगे। इसमें भी दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं होती है, जैसे एक एकात्मक शासन व्यवस्था और दूसरा तरीका है हमारा संघवाद। एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है, तो देखिए, एकात्मक शासन व्यवस्था होती है जिसके अंदर एक ही प्रकार की सरकार का शासन होता है, वो ही इसमें मुख्य भूमिका में होती है, और जो हम कह सकते हैं केंद्रीय सरकार। इसका एक मेन उदाहरण हमारे सामने है चाइना, जो हमारा पड़ोसी देश है, चाइना यानी कि चीन। दूसरा है संघवाद। संघवाद में जो पावर शेयरिंग होती है वो विभिन्न स्तरों पर होती है, जैसे लेवल 1, 2, 3। जैसे भारत, इसमें संघवाद में हम उदाहरण लेते हैं भारत का, तो इसमें हम देखते हैं कि तीन प्रकार की सरकारें होती है। पहला केंद्रीय यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, और थर्ड होती है हमारी लोकल गवर्नमेंट। हिंदी में कहें तो केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। ये तो हमारा परिचय है। अब हम आगे बात करेंगे इस चैप्टर के दूसरे पार्ट। तो आइए दोस्तों, हम बात करेंगे तुलनात्मक अध्ययन दो देशों के बीच। पहला देश है हमारा बेल्जियम और दूसरा है भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका। ये तो हम जानते ही हैं कि बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। यूरोप का एक छोटा सा देश है, और दूसरी तरफ श्रीलंका है, वो है एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में। उसके बाद हम बात करेंगे इन दोनों के क्षेत्रफल की। इसका क्षेत्रफल है 30,688 किलोमीटर स्क्वायर। दूसरी तरफ श्रीलंका का क्षेत्रफल है
65,610 किलोमीटर स्क्वायर। इसमें हम एक बात देख सकते हैं कि लगभग जितना बेल्जियम का क्षेत्रफल है उससे दुगना श्रीलंका का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो हम इनकी बात करते हैं जनसंख्या की, यानी आबादी की। तो हम ये देखेंगे कि बेल्जियम की जो जनसंख्या है वो है 11.43 नहीं 43 मिलियन। याद रखिएगा 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। दूसरी तरफ हम बात करते हैं श्रीलंका की आबादी की, वो है 21.40 मिलियन। यहाँ भी श्रीलंका की जो आबादी है वो लगभग बेल्जियम की दुगनी है, ये भी देखेंगे। अब हम चौथी बात करेंगे कि इसकी राजधानी बेल्जियम की वो है ब्रुसेल्स। क्या है? ब्रुसेल्स। और दूसरी तरफ श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। अब हम बात करेंगे इसकी सीमाएं लगती है, वो है जो देश हैं उनके नाम बताता हूँ। और इसकी सीमा लगती है, श्रीलंका की लगती है भारत के साथ, ये तो आप जानती हो। इसकी लगती है नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर के संदर्भ में, इस पाठ के संदर्भ में इन दोनों के क्या महत्वपूर्ण विषयों पर बात की गई है। आइए देखते हैं। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं श्रीलंका में बहुसंख्यवाद। बहुसंख्यवाद का अर्थ होता है, बहु का मतलब होता है ज्यादा, और संख्यावाद जिसमें संख्या पर बल दिया जाता है एक प्रकार से। तो बहुसंख्यवाद का अर्थ है कि जो बहुसंख्यक होते हैं, यानी जो आबादी में वो मतलब अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, इस चीज को लेकर हम इस संदर्भ में इस टर्म का क्या लेंगे, अर्थ लेंगे। तो आइए देखते हैं हम। इसके लिए हमें देखना होगा कि श्रीलंका की जो जातीय बनावट है वो कैसी है। श्रीलंका में 74% वो है सिंहली भाषा बोलने वाली, सिंहली भाषी। और बाकी बचे 26%। अब जो 26% है वो है लगभग तमिल भाषी है, उनमें से अधिकतर। पर उसमें भी तमिल में भी दो प्रकार के हैं। 18% जो तमिल भाषी है वो श्रीलंकाई मूल के हैं। वो है श्रीलंकाई मूल के। और जो 7% है वो है भारतीय मूल के, भारतीय मूल के तमिल भाषी लोग वहां पर रहते हैं। तो बात ये हुई कि श्रीलंका में 1956 में एक ऐसा कानून आया, 1956, ये सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है इस चैप्टर में, 1956 का ये कानून। इसके तहत सिंहली भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। सा घोषित किया गया। इसके तहत सिंहली भाषा को एकमात्र राजभाषा कर, इससे क्या हुआ कि जो बाकी 26% जो आबादी है, यानी जो तमिल भाषी थे, जो भारतीय मूल के तमिल भाषी थे, और जो ईसाई थे, या और वहाँ पर जिस और भी जो रिलीजन्स को मानने वाले थे, उन्होंने वहाँ पर कर दिया विद्रोह, जिससे क्या हो गया, गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो आइए दोस्तों इस इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में जानते हैं, गृह युद्ध। गृह युद्ध, गृह का अर्थ है घर पर, यानी हाँ, गृह युद्ध का अर्थ है घर पर युद्ध, यानी घर का इस संदर्भ में लिया गया है देश। एक देश के अंदर युद्ध की स्थिति उत्पन्न होना ही गृह युद्ध है। ये तो आप सब जानते हैं कि श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हुआ, यानी भारत के स्वतंत्र होने के 1 वर्ष बाद। इसके बाद
हम देखते हैं कि इससे क्या हुआ कि इसके एक तो गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई, दूसरी जो सरकारी नौकरियां और विश्वविद्यालयों विश्वविद्यालयों में क्या हो गया, इनको सिंहली भाषी लोगों को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाने लगी। इससे जाहिर सी बात है कि जो तमिल भाषी थे उनका गुस्सा भड़क गया और इसमें गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे ये देश एक गर्त में चला गया। इसके कारण इसकी अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान हुआ। इससे इसकी अर्थव्यवस्था तथा इसके जो आंतरिक मसले जैसे यहाँ पर बहुसंख्यावाद को बढ़ावा हुआ, इनको बल मिला। एक तो हमारे सामने ये है कि एक प्रकार से किस तरह उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जो बेल्जियम की जो समझदारी है वो क्या थी।